हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे। एक मूवी आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस मूवी का टीजर जो है 6 महीना पहले रिलीज हुआ था। तभी से उस पर काफ़ी जो एक ग्रुप है उसको बैन करने का कोशिश कर रहे थे, कोर्ट में भी गए थे, उस पर बैन करने की मांग चल रही थी। लेकिन अब ये पिक्चर रिलीज हो चुकी है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विपुल शाह, डायरेक्टर है अपना इसके सुदीप्तो सेन है और अदा शर्मा उसकी एक्ट्रेस है। तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। अब इसमें कंट्रोवर्सी हो गया। एक पक्ष है जो बोल रहा है कि फिल्म जो है प्रोपोगंडा है, फेक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। और एक पक्ष है जो ये बोल रहा है कि जो मूवी है वो रियलिटी बेस है और ये सच्चाई है। जब ये मूवी के टीजर रिलीज हुआ था तो उसमें प्रोड्यूसर जो है उन्होंने दावा किया था कि 32,000 जो गर्ल्स हैं वो केरला से डिसअपियर हो गई, उन्होंने आईसीस ज्वाइन किया। मैंने ये मूवी देखी नहीं है और मैं मूवी का रिव्यू भी नहीं कर रहा हूं कि मूवी कैसी है, क्या है और इसमें क्या है। चूंकि इस मूवी के विषय में जो भी व्यक्ति देखने नहीं गए, देखने के पहले से ही इसमें काफी विवाद हो गया है और दोनों पक्ष आमने सामने है कि ऐसा प्रोपेगेंडा है या ये रियलिटी है। और जितने लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोगों ने पिक्चर देखी है, क्योंकि पिक्चर तो अभी रिलीज हुई है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ना मेरे को इससे मतलब है कि मूवी में क्या है क्या नहीं है, या मूवी कैसी है, डायरेक्टर क्या है। हम इस पिक्चर में जो बनाया गया है फैक्ट क्या है, ये सच्चाई है या नहीं है, हम इस फैक्ट को फैक्ट की तरह आपके सामने रखेंगे और ये आप तय कीजिएगा कि सच्चाई क्या है। क्योंकि हमारा काम है हर तथ्यों को रखना, और जो वॉचर होते हैं, जो देखने वाली जनता होती है, वो खुद ही डिसाइड कर लेती है कि क्या सही है क्या गलत। अपना ओपिनियन हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं वीडियो आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। अब जब ये मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तब इन्होंने दावा किया था प्रोड्यूसर ने कि 32,000 जो गर्ल्स हैं वहां से गायब हो गई। लेकिन अब इस मामले को तूल क्यों पकड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में, कर्नाटक के बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस मूवी का जिक्र किया। और उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो हैं ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो देश के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। ये कहते ही और स्टेटमेंट जारी करते हुए द केरला फाइल स्टोरी मूवी का जिक्र करते ही, नाम लेते ही, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय हो गया। क्योंकि प्रधानमंत्री बोले थे और कर्नाटक में चुनाव चल रहा है जो साउथ का एक स्टेट है। अब ये द केरला स्टोरी की जो कहानी, ये जो इसके विषय में जो बताया गया है कि एक लड़की है जो इसमें कैरेक्टर का रोल अदा कर रही है, शालिनी उन्नीकृष्णन का, जो पूरी घटना उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसके जीवन कैसे वो क्या क्या फेस करती है, कैसे उसका कन्वर्जन होता है, ये सब। अब पूरी घटना उसके साथ 2 और लड़कियां हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई है। पहली बार ये कहानी जो है ये आई जब चीफ मिनिस्टर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2006 में वीएस अच्युतानंद, ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 2006 में एक रिपोर्ट पेश किया और ये बोला कि यहां पे एक कन्वर्जन हो रहा है, जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। और चूंकि वो काफ़ी इन चीज़ों से मैटर थे, देखते थे, जागरूक रहते थे,
अब ये कन्वर्जन क्यों हो रहा है, उन्होंने इसका नाम लेते हुए बताया कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। अब पीएफआई का जब नाम आया तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि 1994 में एनडीएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। उसी को बाद में 2006 में उसी का नाम चेंज करके पीएफआई रखा गया। चूंकि जिस वजह से ये बनाया गया, जो कहा गया उनके द्वारा कि ये एक रिलीजियस कन्वर्जन के हिसाब से बनाया गया था, बाद में उसका नाम चेंज करके और पीएफआई रखा गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो काफ़ी रिलीजियसली आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं, लड़कियों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर से पढ़े लिखे ग्रुप में शामिल होते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा कन्वर्जन होगा। 2010 में वीएस अच्युतानंद ने जब दिल्ली आए थे तो प्रेस को बोला कि जो पीएफआई का रोल है वो ये है कि केरला को कैसे एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। अब चूंकि इतने बड़े लीडर का ये बोलना, एकदम ये खबर आग की तरह फैली। 2011 में केरला पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसका नाम था सीमा फरजाना नासिर, और इनके साथ ये पता चला कि ये लोग, जो सत्य सारणी एक ट्रस्ट है जो पीएफआई का एक विंग ही है, ये लोग रिलीजियस कन्वर्जन में कराते हैं या इनका इन्वॉल्वमेंट है। 2011 में ही एक मामला आया, एक फैमिली आई जो क्रिश्चियन फैमिली थी, जिसका नाम था लड़की का सोनिया। वो एमबीए में पढ़ती थी। एमबीए के पढ़ने के दौरान वो अब्दुल बासित करके एक लड़के के संपर्क में आई, और वो संपर्क में आने का वो लंबी कहानी है, आप गूगल में साइंस जो मिल सकता है आपको, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब वो उसके संपर्क में आई तो काफ़ी रिलेशन बन गया। तो बाद में वो लड़की का, जैसा कि उसमें बताया गया है कि वो फोर्स करने लगा, या तो रिलेशन तोड़ दो या तो शादी कर लो, और बाद में लड़की ने उससे शादी कर लिया। और अब्दुल बाशिद ये वही आदमी है जो अफगानिस्तान में एक युद्ध के दौरान अफगान सेना ने तालिबान के कुछ लोगों को या आईसिस के कैंप में हमला किया, तो वहाँ पे अब्दुल बाशिद मारा गया। वहाँ पे ये जो सोनिया करके लड़की थी वो पकड़ में आई और उसने ये सब बताया जो भी है। तो ये एक फैक्ट है जो आपके सामने मैंने रखा। और दूसरा क्या है कि जब बाद में एनआईए ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि अब्दुल की एक और बीवी है जिसका नाम है फरहीन या आसमीन भी बोला जाता है। उसने, जब अब्दुल बाशिद जिंदा था तब दोनों ने मिलकर कम से कम 10 स्कूल बनाए थे, जिस 10 स्कूल के थ्रू लोग रिलीजियस कन्वर्जन करते थे। ये सारा जो है एनआईए के डॉक्यूमेंटेशन में है, जो आप चाहेंगे तो गूगल में, चूंकि मैं सारा चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पीईएफ पीस एजुकेशन करके फाउंडेशन बनाया था, जिसके थ्रू ये लोग रिलीजियस कन्वर्जन कराते थे। अब क्या होता है कि एक और मुद्दा आया कि 2012 में एक, जो मुंबई एयरपोर्ट पे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ 22 लड़कियों को पकड़ा गया, जिसमें से उनको अफगानिस्तान ले जाया जा रहा था। ये एनआईए के सब रिपोर्ट है, जिसको सीरिया या यमन ऐसे जगहों पे भेजा जाता है। अब आता है 2012 का ही टाइम, गवर्नमेंट केरला की चेंज हो जाती है और वहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार है उसके मुख्यमंत्री बनते हैं कि ओमेन चांडू, जो 2004 से और 6 के बीच में भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2012 में फिर बनते हैं, मतलब 2011 के लास्ट में मान सकते हैं। उन्होंने केरला के असेंबली में एक रिपोर्ट रखी। वो रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि 7,713 लड़कियों का रिलीजियस कन्वर्जन हुआ था 2006 से 12 के बीच में, जिसमें से 2009 और 12 के बीच में 2,667। ये वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो ओमेन चांडू है, उन्होंने ये रिपोर्ट
असेंबली में पेश किया। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में एक इंडियन आर्मी के रिटायर थे, उन्होंने कोर्ट में एक केस लेके गए क्योंकि उनकी लड़की अर्पणा थी, उसको जबरदस्ती कन्वर्जन कराया गया था, ऐसा उनका बोलना था। बाद में वो आपको हादिया के केस के नाम से मिलेगा आपको चारों तरफ, अगर आप उसमें पढ़ना चाहें तो हादिया केस के नाम से मशहूर है, और आप चाहें तो गूगल में उसको सर्च करके मिल सकता है। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा गया कि कम से कम 6000 लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन हुआ था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिख की था। अब आते हैं कि 2020 में ही अमेरिका स्टेट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें ये बोला गया था, कंट्री रिपोर्ट ऑफ द टेररिज्म ऑफ इंडिया। उसमें ये बोला गया कि 66 मतलब 66 जो आईसिस के लड़ाके थे वो भारतीय महाद्वीप से आए थे, मतलब भारत से आए थे वो। और इसी तरह ऑब्जर्वर में भी आपको मैं बता दूं कि ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्वर फाउंडेशन है, उन्होंने भी माना अपने रिपोर्ट में 2019 में कि 30% यहां से लोग आईसिस को ज्वाइन किए। ये बहुत बड़ी संख्या है, ये रिपोर्ट है। अब 2021 में ही साइरो मालाबार चर्च है, जो आप जाएंगे क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा चर्च है, बहुत मान्यता प्राप्त है साउथ में। उनके बिशप ने प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट भेजी और उसने बताया कि 22 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईसिस को ज्वाइन किया है। तो ये सारी घटनाएं हैं। अब आप इसको कैसे लेते हैं, कितने सच के करीब है, कितने झूठ के करीब हैं। अब मैं आता हूं कि एक जो उनके विपक्ष में लोग हैं वो ये बोलते हैं, जो लोग बैन करना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा है, वो लोग एक कर्नाटका हाई कोर्ट के रिपोर्ट है या उनका जो जजमेंट है उसको कोट करते हैं, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीआईडी से पूछते हुए ये बोला था कि एक केस के मामले में कि हमें नहीं लगता है कि किसी ने यहाँ पे जो शादी हुई थी, एक हिंदू लड़की थी और एक मुस्लिम लड़का था, उसमें शादी हुआ था, तो इसमें कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली हुआ है। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि बाद में हाई कोर्ट ने ये भी उसमें आगे बोला कि केरला की पुलिस और जो कर्नाटक की सीआईडी है उसको इसके विषय में गहन जांच करनी चाहिए कि आखिर समस्या क्या है, आखिर इसमें फैक्ट क्या है। तो मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रखे। अब आपको तय करना है कि इसमें सच्चाई क्या है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई आदमी शराब का सेवन करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है, ये गलत है, सही है, ये एक अलग विषय है। किसी को नैतिकता रूप में किसी घर में गलत माना जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी स्वेच्छा से शराब पी रहा है, मान लीजिए आप दोस्तों के बैठे हैं, आपको ऑफर किया, आपने शराब पिया, इसमें आपने अपनी स्वेच्छा से पिया, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई अगर आदमी आपको फैंटा में मिला के देता है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स में मिला के देता है, तो गलत है। इसीलिए कोई अगर अपने मर्जी से शादी करता है किसी के साथ भी, तो भारतीय संविधान इसको इजाज़त देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो इंटर रिलीजन शादी कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को भी झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके या लालच दे के अगर शादी करता है तो वो एक जुर्म है। अब इस फिल्म को लेकर लोगों ने रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने बोला कि जो फिल्म है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है और आप इससे क्यों आहत हो रहे हो। उन्हें बोलते हुए हाई कोर्ट ने ये बोला कि इसके पहले भी जो हिंदू के प्रेस्ट हैं या क्रिश्चियन के ऐसे पादरी हैं, उनके विषय में गलत
दिखाया गया कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय कोई बैन लगाने के लिए मूवी में नहीं आया। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का रहा। उन्होंने बोला कि इस पे बैन लगाने से क्या मतलब है, इसके साथ बहुत लोगों का जीविका जुड़ा हुआ है। अगर आपको पिक्चर देखना है तो जाए, नहीं देखना चाहे तो मत देखिए, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बैन लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से जो लोग इस पिक्चर पे बैन लगाना चाहते थे, जो लोग इस मूवी को रोकना चाहते थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि इस मूवी को कोई बैन लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं माना कि इससे कोई समाज में विद्वेषी फैलेगा और कोई सेकुलरिज्म पे कोई इससे आहत होगा। अगर ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं तो आखिर क्यों बोलते हैं? आज जो कांग्रेस की सरकार इसके खिलाफ खड़ी है, उन्हीं के सीएम ने, उनके चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में ये रिपोर्ट रख के ये बोला और माना कि 7,000 से ऊपर बच्चे जो है रिलीजियसली कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे। जो अब वो लोग तो राइट विंग तो थे नहीं, ऐसे ही सीपीआईएम के जो लीडर थे, जो यचुदानंद थे, उन्होंने भी माना, उन्होंने ये बात भी बोली। तो अब दोस्तों आपको तय करना है कि सच्चाई क्या है। पीएफआई इन चीज़ों में अब तो बैन लग गया है, इसमें संलिप्त रहती है और इसीलिए इन पे बैन भी लगा। और पीएफआई के ऐसे मुद्दों में काफ़ी नाम आता है। कैथोलिक बिशप चर्च के जो बिशप थे, उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आया। उन्होंने बोला कि केरला में पीएफआई के सपोर्ट से क्रिश्चियन लड़कियों का बहुत भारी मात्रा में रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, जिसको लव जिहाद का संज्ञा दिया। 2009 में ही हाई कोर्ट में एक केस आया, और वो केस क्या था मैं आपको बताता हूं कि वो केस था सहनशाह वर्सेस केरला स्टेट का। ये उसमें पहली बार हाई कोर्ट ने ये माना कि लव जिहाद और रोमियो जिहाद नाम का कोई बात है जो चल रहा है, और उस समय ये जज ने एक्सेप्ट किया। ये केस जब चला सहनशाह और केरला स्टेट के दरमियान, तो इसको काफ़ी आप जाएंगे तो गूगल में चाहेंगे तो मिल जाएगा। और उस समय पहली बार ये लोगों के संज्ञान में ये शब्द आया